संयोजन से आप ज्यादा हाई करंट प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए आप सेलों को संयोजित करते हैं। तो सेलों को 3 प्रकार से संयोजित किया जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और मिश्रित क्रम। तो आपने श्रेणी क्रम में संयोजन पढ़ लिया है, अब जो है समांतर क्रम में संयोजन पढ़ना है। समांतर क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम हो चुका है, समांतर क्रम। समांतर क्रम में सेलों का संयोजन। देखिए, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में सभी सेलों के धन ध्रुव को एक बिंदु पर और उसके ऋण ध्रुव को एक बिंदु पर जोड़ा जाता है। तो सभी सेल का संयोजन समांतर क्रम में कहलाता है। तो हम n सेल लेते हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध सबका स्मॉल r, और बिंदु A और B के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो एक बात यहाँ लिखेंगे आप कि सभी सेलों का धन ध्रुव एक बिंदु पर और ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु पर जुड़े हो तो सभी सेल समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। उन सेलों का संयोजन कौन सा कहलाता है? समांतर क्रम। का लिख दीजिए, यदि सभी सेलों का धन ध्रुव एक बिंदु पर और ऋण ध्रुव दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो तब सेलों का संयोजन समांतर क्रम में कहलाता है। समांतर क्रम में कहलाता है। अब हम मान लेंगे ये बात कि माना स्मॉल सेल n सेल बिंदु A और B के बीच
समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और इनसे एक बाहरी प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर, जिसको लोड कहते हैं, कैपिटल आर जुड़ा है। माना स्मॉल इन सेल बिंदु ए और बी के बीच, ए और बी के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। अब इनसे एक बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा है, इनसे एक बाहरी प्रतिरोध, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा है, इनसे एक बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा है। इनसे एक बाहरी प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा, जिसको लोड कहते हैं। अब इसका देखिए संयोजन दिखा रहे हैं, और उसमें बहने, उस सेलों से बहने वाली धारा को हम निकाल रहे हैं। अब ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। अब इसी बिंदु के बीच सभी एन सेल जुड़े हुए हैं, तो एक सेल हमने जोड़ दिया, ये ऋण और ये धन, और इसका ये आंतरिक प्रतिरोध। दूसरा सेल हमने जोड़ दिया, ये आंतरिक प्रतिरोध है। तीसरा सेल हमने जोड़ दिया, चौथा डैश डैश करके ये हमको एन सेल जोड़ना है, तो डैश डैश करके कर दिए। ये इसी तरह से जुड़े हुए हैं इन बिंदुओं के बीच में, और ये एक आखिरी सेल यहां भी दिखा देते हैं, और ये, और इनसे बिंदु ए है, इसे एक बाहरी लोड जोड़ दिए कैपिटल आर, और ये स्विच लगा दिए कि आना कुंजी हो गया कि, और ये बाहरी लोड आर। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है,
प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ही आंतरिक प्रतिरोध इस माला। सबका कैपिटल ही है आंतरिक प्रतिरोध इस माला। ये इसका चित्र है। देखिए बिंदु ए है और बिंदु बी है। 1 2 3 ऐसे ही डैश डैश कुल कितने सेल जोड़े गए हैं। और सभी का धन ध्रुव कहाँ पर जुड़ा है? बिंदु ए। सभी सेलों का धन ध्रुव बिंदु और ऋण ध्रुव सभी सेलों का कहाँ जुड़ा है? बिंदु ए और बी से एक लोड जुड़ा है, प्रतिरोध है बाहरी कैपिटल। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है और सबका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल। ठीक ठीक है ना। अब सभी सेलों से धारा बहेगी ऋण से धन की ओर और यहाँ पर सब मिलेंगे और मिलकर यहाँ से धारा आएगी आई। आई धारा इस लोड से गुजरेगी। आई धारा यहां से ऐसे लोड में कितनी धारा जाएगी? आई। इसी आई की हम गणना करने जा रहे हैं कि इस प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध आर में कितनी धारा
बहे। सब सेल से धारा इधर से आएगी ना, इस सेल से सबसे आकर सबका धारा यहाँ मिलेगा ना, और सब जुड़ करके आई धारा इसमें से गुजरेगी ना। लोडे में ना हमको धारा से मतलब है कि उसमें धारा कितना आ रहा है, सभी सेलों से धारा बह रही है और सब आकर यहाँ मिल रहे हैं, और मिलकर टोटल कितनी धारा जा रही है आज नहीं समझ में आ रहा है। ये ऋण से धन की तरफ इस सेल से धारा, मान लीजिए I1 इस सेल से धारा I2 इस सेल, सब समाने हैं विद्युत वाहक बलांते से सबसे लगभग समाने धारा बहेगी, और सब आकर के कहा मिलेंगे धारा बिंदु ए पर, और ए से कितनी धारा निकलेगी अब बाहरी प्रतिरोध में। ठीक है, अब आपको ये बताना है, अब आपको बताना है कि कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, सेलों का कुल विद्युत वाहक बल। तब विद्युत वाहक बल बिंदुओं के बीच है, तब प्रत्येक का बिंदु ए और बी के बीच कितना विद्युत वाहक बल पड़ रहा है, कैपिटल ए, यही ना पड़ रहा है। समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान। यहां समझने की बात है, कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, ई के बराबर होगा, इसलिए कि सभी सेल बिंदु ए और बी के बीच ही जुड़े हैं, और ई और बी के बीच विद्युत वाहक बल कितना हो रहा है, कैपिटल। समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है बिंदुओं के बीच, तो लिख देंगे सभी सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बराबर कैपिटल ई, एनी नहीं कैपिटल ई, क्योंकि सभी सेल बिंदु ए और बी के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। यहां ब्रैकेट में दिखा देंगे, सभी सेल बिंदु ए और बी के बीच, ए और बी के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। तो कुल विद्युत वाहक बल एनी नहीं होगा, ई होगा, इसलिए कि बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर ही न देखा जाएगा, तो उसके बीच हर सेल एक जुड़ा है ई। अब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध निकालना होगा, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल आर है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आप जानते हैं 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, बड़े है ना। अब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध 1/R डैश बराबर 1/R धन 1/R धन 1/R डैश डैश एन तक, एन सेल है ना, तो 1/R डैश कितने के बराबर हो जाएगा,
एन बटा आर। तो आर डैश बराबर क्या हो गया? आर बटा एन। कुल आंतरिक प्रतिरोध निकाल लिए। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, तो उससे एक बाहरी प्रतिरोध कितना जुड़ा है? कैपिटल आर। तो कुल प्रतिरोध कैपिटल आर प्लस आर डैश होगा ना। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर प्लस आर डैश बराबर कैपिटल आर प्लस आर बाई एन। तो बराबर हो जाएगा एन आर प्लस आर। और बटा एन। एन लघुत्तम परिपथ का कुल प्रतिरोध हो गया एन आर प्लस आर बाई एन। अब प्रतिरोध कैपिटल आर में धारा कितनी जा रही है? आई। तो आई निकाल दे। तो कैपिटल आर में धारा, धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। तो आई बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल ई है, ई है, और कुल प्रतिरोध है एन आर प्लस स्मॉल आर बटा एन। तो आई बराबर हो जाएगा एन ई बटा एन आर प्लस स्मॉल। अब इसमें हम देखेंगे कि किस कंडीशन में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं जोड़ना चाहिए। जैसा कि आपने देखा है श्रेणी क्रम में
बात ना कीजिए। देखिए, श्रेणी क्रम में बताया गया था कि जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध की तुलना में नगण्य होता है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि एन सेल से धारा एक सेल का एन गुना मिलता है। लेकिन अगर आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत बड़ा है तब सेलों को कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो एन सेल से धारा एक सेल के बराबर प्राप्त हो। अब इसमें देखना है समांतर क्रम में कि क्या दशाएं, तो इसमें दशाएं हैं, यही हमारा फार्मूला है। अगर दशाएं में पहली बात, दशाएं कंडीशन फर्स्ट है कि यदि आर बहुत बहुत छोटा है एन आर से, यानी आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत कम पड़ रहा है, तो स्मॉल आर को नगण्य मान लेंगे, छोड़ देंगे, इसलिए कि इतना ये बड़ा है और ये उसकी तुलना में इतना छोटा है कि इसमें इसको जोड़ने से कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे 1 लाख रुपए में 10 रुपए अगर जोड़ेंगे तो अमाउंट पर ज्यादा का असर नहीं पड़ेगा। 1 लाख की तुलना में 10 रुपया बहुत नगण्य के बराबर है। तो स्मॉल आर बहुत छोटा है बाहरी प्रतिरोध से, तब स्मॉल आर को छोड़ दिया जाएगा, तब आई बराबर हो जाएगा एन ई बटा एन कैपिटल आर, एन से एन कट गया ई बाई आर। अब ये ई बाई आर धारा मिल रहा है, यानी एक सेल के बराबर धारा मिल रहा है। एक सेल के बराबर धारा एन सेल से प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी दशा में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना नहीं चाहिए। एन सेल से धारा एक सेल के बराबर प्राप्त होता है, एक सेल के बराबर प्राप्त होता है। अतः इस दशा में सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। क्यों बात कर रहे हैं? कहा जब आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत कम है तो नहीं जोड़ना चाहिए। किस क्रम में तब जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में। से धारा एक सेल के बराबर प्राप्त होती है, अतः इस दशा में सेलों को समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। किस क्रम में जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में। कब? जब आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत कम है तब।
सेकेंड नंबर है कि अगर ये बहुत बड़ा है इससे, नहीं, आर बड़ा है इससे, बहुत बड़ा है ये बड़ा है इसकी तुलना में, तब इसमें इसको जोड़ने से कोई फायदा नहीं है। यदि आर बहुत बहुत बड़ा है एन आर से, आर का मान आंतरिक प्रतिरोध बहुत अधिक है बाहरी प्रतिरोध से, आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत बड़ा है, तो इस दशा में ये बहुत बड़ा है या ये बहुत उसकी तुलना में छोटा है, तो इसमें इसको ना भी जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब आई बराबर एन ई बटा, इसको छोड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा आर एन ई बटा, लिख दे ब्रैकेट में, इस दशा में एनआर को छोड़ देंगे, इस दशा में एनआर को छोड़ देंगे, एनआर को छोड़ देंगे, और इसमें भी लिख दे इस दशा में स्मॉल आर को छोड़ देंगे। तो क्या होगा, एक सेल से धारा ई बटा आर है, उसका कितना प्राप्त हो रहा है, एन गुना, इस दशा में एन गुना धारा प्राप्त होती है, और यही चाहते हैं कि अगर 10 सेल जुड़े हैं तो एक सेल का 10 गुना धारा मिले, तभी ना हम 10 लेंगे। ये नहीं कि 10 सेल जोड़ दिए हैं और धारा मिल रहा है 1 सेल के बराबर, तो आपको 10 सेल खरीदने से क्या फायदा। तो अगर आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध की तुलना में बहुत बड़ा है, तब सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अगर आंतरिक प्रतिरोध बहुत छोटा है तो सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए। इस दशा में एन सेल से धारा जो है, एक सेल का कितना प्राप्त हो रहा है, एन गुना, एन सेल से धारा, इस दशा में एन सेल से धारा एक सेल का एन गुना प्राप्त होता है, एन गुना प्राप्त होता है। अतः इस दशा में सेलों को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अतः इस दशा में सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, क्रम में जोड़ना चाहिए। कब समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए,
जब आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो, और जब आंतरिक प्रतिरोध बाहरी प्रतिरोध से बहुत छोटा है, तब क्रम क्या होना चाहिए? श्रेणी क्रम। तो वैसे सेल बनाए जाते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है, तो इसीलिए जनरली हम सेलों को किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में ऐसे सेल बनाए ही नहीं जाते कि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो। आप बात सुनिए कि अगर सेलों के विद्युतवाहक बल अलग अलग हो, E1, E2, E3, और आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग हो, तब उसके बाहरी परिपथ में धारा I का मान की गणना कैसे करें? अगर समान है तो इस सूत्र से कर लिए। अगर श्रेणी क्रम वाला सूत्र क्या था? I बराबर NE बटा R प्लस N कैपिटल R था ना? क्यों बात कर रहे हैं? अगर सेलों का विद्युतवाहक बल समान न हो और आंतरिक प्रतिरोध भी समान न हो, तब बाहरी परिपथ में धारा का मान I कैसे सूत्र से निकालें? तो लिख दीजिए नोट में ये बात। जब जब प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल भिन्न भिन्न और आंतरिक प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न हो, प्रतिरोध भी भिन्न भिन्न हो, तब बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R में धारा, प्रतिरोध कैपिटल R में धारा I बराबर होता है E1 बटा R1 प्लस E2 बटा R2 प्लस E3 बटा R3 डैश डैश N तक, और बटा 1 प्लस 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 डैश डैश N तक, और गुणे कैपिटल R। इस सूत्र के जरिए जब अलग अलग विद्युतवाहक बल होगा सेल का और आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग होगा, तो इस सूत्र के जरिए हम निकालते हैं। अब ये सूत्र कैसे आया, ये बात जानने के लिए किरचॉफ के नियम से निकाला जाता है, समीकरण बनाकर। तभी तो किरचॉफ का नियम आप पढ़े नहीं है, तो इसलिए केवल सूत्र आपको बता दिया। अगर आप इस सूत्र से चाहेंगे तो पहला वाला सूत्र आपको मिल जाएगा, जब समान थे तब।
हाँ हाँ। जरा सुनिए, पहला सूत्र जब सबका विद्युत वाहक बली और आंतरिक प्रतिरोध इस्माल था, इस्माल आर था, तो आई बराबर यही आया था ना, एनी बटा एनआर प्लस इस्माल। इससे ही आ जाएगा। सबका अगर ई हो और सबका प्रतिरोध आर हो, आंतरिक प्रतिरोध, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एन ई बटा आर हो जाएगा। अब बटा 1 प्लस, और सब आर है तो 1 बटा आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर एन तक कितना हो जाएगा, एन बाई आर गुणे कैपिटल आर। तो अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो एन ई बटा आर बटा आर प्लस एन आर बटा स्मॉल आर कट जाएगा, एन ई बटा आर प्लस एन कैपिटल आर, ये मिल गया। तो एक तरह से वो व्यापक सूत्र है जब अलग अलग है तो आपने समांतर क्रम में सेलों का संयोजन देखा। अब सबसे इसमें का संयोजन जो महत्वपूर्ण है वो मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में संयोजन सबसे महत्वपूर्ण।